कैंडिडेट हैं आप, आपका एग्जाम जल्दी होने वाला है। देखिए करंट अफेयर्स में आपको फंसना नहीं है, करंट अफेयर्स का कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने पूरा करंट पढ़ लिया है और कोई ऐसा भी नहीं कह सकता कि मैंने पूरा करंट पढ़ा दिया है, ठीक है। इसलिए आप इसमें फंसिए नहीं, बस जितना आपको आ रहा है उतना करिए, बेस्ट है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। कल की क्लास रह गई थी, कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए थे, उसके साथ ही कंटिन्यू करेंगे अपने। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप आगे होंगे। अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, बाकी को आप शेयर कर दीजिए, धीरे धीरे लोग आ जाएंगे तो उन्हें भी इनका फायदा हो जाएगा। चलें जी, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। आर्यम यादव एग्रीकल्चर पुलिस एग्जाम बहुत देर लगा रहा है जी, नहीं सारी वैकेंसी आएगी, आप हिम्मत मत हारिए। सौरभ यादव अपना बिहार, आजाद कुमार, सौरभ यादव सभी आ गए हैं। चलते क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उनको आने दीजिए, आ जाएंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है कि बिहार में प्रत्येक पुरुष की, आपको क्या बताना है कि पुरुष की दैनिक कमाई, मतलब कि रोज वो कितना कमाते हैं, रोज वो कितना कमाते हैं। अमाउंट आपका यहाँ लिखा हुआ है, पैसे दिए हुए रुपए कि फर्स्ट ऑप्शन में है 244 रुपये, 244 रुपीज। बी ऑप्शन में आपका है 338 रुपीज, 338 रुपये कमाते हैं। या फिर सी ऑप्शन में दोनों, या फिर आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पुरुष की दैनिक कमाई। ये जितने कम रुपए यहाँ पे दिए गए हैं, मुझे लगता है ये तो आप इंटरनेट रिचार्ज ही करा लेते हो आप एक दिन महीने भर का, तो ये तो बहुत ही मिनिमम है। पर फिर भी जो क्वेश्चंस है करंट में पूछे जाते हैं, हमें करना है, तो इसका आंसर आप लिख के कमेंट बॉक्स में आंसर आने लगे हैं। बिल्कुल सही, ये क्वेश्चंस आपको कल भी डिस्क्लोज हो गया था, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। देखें ये अब पुरुष की दैनिक कमाई पूछ रहा है, आप ऑप्शन ए लगा रहे हैं। ये जो है 244 रुपये, ये है आपके महिलाओं की, ठीक है। एक इसकी है, ये है महिलाओं की, और ये है आपके पुरुषों की। तो पुरुषों की ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आप देख लीजिए, ये हो जाएगा ना पुरुषों का ऑप्शन 338 रुपीज, ये कमाते, महिलाओं से ज्यादा ही कमाते हैं, इसलिए 338 रुपीज पर डे की दैनिक कमाई होगी पुरुषों की और ये महिलाओं की। अगर टोटल की बात है तो आप इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जिन्होंने भी बी ऑप्शन लगाया है उनका क्या है, करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए बोर्ड पे और क्या आंसर करें। हाँ जी शशि, 338 रुपीज सही है। एग्जाम इतना जल्दी नजदीक आ गया, पता ही नहीं चला। जी सर बिल्कुल, एग्जाम ऐसे ही होते हैं, वक्त का पता ही नहीं चलता, पर जो लास्ट तक लगे रहते हैं जीत उन्हीं की होती है। इसलिए हिम्मत नहीं हारना है, हर एक मिनट का यूज करना है, हर एक मिनट जोड़ते जोड़ते आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए बिल्कुल अब कभी भी आपको छोड़ना तो है ही नहीं, बीच में गिव अप नहीं करना है। नेक्स्ट में है बिहार में सबसे समृद्ध जिला बताना है आपको कि बिहार में ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे सुखी संपन्न। ये लेटेस्ट डेटा है अभी बिल्कुल, तो अगर आप पहले का डेटा आपके दिमाग में है तो आप भूल जाइए, ये बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है कि सबसे समृद्ध मतलब कि सबसे खुशहाल, जहां सारे चीज की पूर्ति है, कमाई है अच्छी है और क्राइम रेट वगैरह सब कुछ ना के बराबर। क्या अररिया है, शिवहर है, सीतामढ़ी है या फिर मुंगेर है? आपको ऑप्शन में दिए हैं 4, कमेंट करके बताइए, अररिया, शिवहर, सीतामढ़ी या फिर मुंगेर। सबसे समृद्ध जिला मतलब कि सबसे वेल डेवलप्ड आप जिसको बोल सकते हैं, अभी जहां डेवलपमेंट हो रहे हैं, नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं अभी। तो आपका आंसर आ गया है डी, आंसर लगा रहे हैं अंकित, बिल्कुल सही। आपका ऑप्शन अगर डी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, मुंगेर। मुंगेर और किस चीज में आया, आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था मुंगेर में क्या है कि सबसे न्यूनतम क्या पाई जाती है वहां पे, लिंगानुपात है, ठीक है, सबसे न्यूनतम है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो अगर आपका आंसर डी है तो क्या है, मुंगेर। देखिए मुंगेर ये लेटेस्ट डेटा में है, अभी अभी रिसेंट चेंजेस हुए हैं, तो आप इसको अपडेट कर ले, फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके देखिए क्या है, डायग्राम है। मैं डायग्राम इसलिए लेके आती हूँ कि डायग्राम से आपको दिमाग में वो क्वेश्चंस बहुत आसानी से आ जाएंगे और वो आपको याद भी रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है तसर रेशम के बारे में। तसर सिल्क, आपको पता है रेशम के कीड़े जो हैं मालबेड़ी पौधे पे रहते हैं और वो क्या करते हैं, ककून बनाते हैं रेशम के, और उससे फिर क्या होते हैं, कपड़ा बनाया जाता है रेशम के। रेशमी रुमाल, गाना भी सुना होगा आपने, रेशमी रुमाल से संबंधित बहुत सारे गाने हैं। तो तसर का रेशम उत्पादक जिला कौन नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें यह नहीं पूछा है कि कौन उत्पादन करता है, इसमें पूछा गया कौन उत्पादन नहीं करता है।
तो क्या इन जमुई करता है, कैमूर करता है, मुंगेर करता है या पटना? कौन नहीं करता है आपको बताना है इन चारों में से ऑप्शंस। कि तसर का उत्पादन, तसर आपको पता है इसका क्या बनाए जाते हैं, वस्त्र बनाने में उसको उपयोग किया जाता है। और वस्त्रों में तो बहुत सारे ऑप्शंस है, आप कुर्ता बना लीजिए, आपकी विषय, आप जो भी बनाना चाहें। तो आंसर दे बिल्कुल सही। अंकित का आंसर मिल गया है मुझे, ए ऑप्शन दिया है पटना है। जिनका भी आंसर पटना है वो करेक्ट आंसर है आपका। जमुई में तो होता ही है, कैमूर में भी, मुंगेर में भी, इन तीनों में क्या है, तसर का उत्पादन करता है। ये सब तसर उत्पादन वाले जिले हैं। ये क्या है, ये तसर उत्पादन वाले जिले हैं। तो आपको नहीं पूछा है तो पटना नहीं है, इसका मतलब कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बिहार में तसर उत्पादन में कौन सा जिला नहीं आता है, तो आपका पटना नहीं आएगा। बाकी ये तीनों क्या है, इनसे वस्त्र बनाए जाते हैं। तसर उत्पादन वाले जिले जमुई, कैमूर और मुंगेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल जल्दी जल्दी आंसर करेंगे आप। बिहार का इकोनॉमिक है पंकि प्रिया जी, कौन है, दीपांशु कुमार। विकास दर कल ही तो आपको मैंने बताया था कि 10.98 है, जो कि तीसरे स्थान पे आता है। पहले स्थान पे आपका आंध्र प्रदेश था, दूसरे स्थान पे आपका क्या था, राजस्थान था। तो अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मेरे पिछले क्लास की वीडियोस को देख लिया करिए, क्योंकि अगर इस क्लास में पिछले सारे रिपीट करूँ तो फिर आपके क्वेश्चंस नहीं बढ़ेंगे, फिर आप कहेंगे कि मैम को बोरिंग क्लास है। इसलिए अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैंने पीछे क्लास में करवाएं तो कर लीजिए आप वहाँ से। बिहार में सबसे अधिक पासपोर्ट किस जिले में जारी किए गए हैं? जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार में सबसे अधिक पासपोर्ट किस जिले में जारी किए गए हैं? पटना में। इसका केंद्र जो है जहां से पासपोर्ट जारी किया जाता है एक्चुअली पटना में, लेकिन आपको बताना है कि किस जिले में सबसे ज्यादा उपयोग में हुआ है अभी लेटेस्ट में, पटना, नालंदा, गया या सिवान में। जी हाँ, बिल्कुल आंसर करिए आप। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, इतना बड़ा तो क्वेश्चन है, किसको क्वेश्चन नहीं दिख रहा आपको? ठीक है, डी आंसर दे रहे हैं आप, बिल्कुल डी आंसर दे रहे हैं, सही है, सिवान में है। ठीक है, कहाँ है, सिवान में सबसे ज्यादा पासपोर्ट जारी किए गए हैं लेटेस्ट नए ताजे आंकड़ों के अनुसार। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो सबसे ज्यादा पासपोर्ट जो है आपके कहाँ किए गए हैं जारी, सिवान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप करंट अफेयर्स में ज़्यादा टाइम देंगे तो फिर आपका टाइम की खपत होगी, आप जल्दी जल्दी बढ़ेंगे ताकि आप कम समय में जितने ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाए। मैं ऐसे क्वेश्चंस लेके आती हूँ कि आपके एक ही क्वेश्चंस में 2-3 तो एटलीस्ट निपट ही जाए। अगर 50 करा रही हूँ तो आपके 100 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। करें, बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी है? प्रति व्यक्ति बिजली की खपत बिहार में कितनी है 2023 के डेटा के अनुसार आप बताएंगे। क्या 280 किलोवाट है, 329 किलोवाट है, 7,785 किलोवाट है या फिर 7,074 किलोवाट है? तो आपको बताना है बिहार में प्रति व्यक्ति। देखिए ये जो 280 का डेटा है ये है आपका 2021 से 22 का डेटा है। ठीक है, ये अभी जो डेटा है ये 329 है, 329 किलोवाट, ये आपका 2022 से 23 का, मतलब कि ये जो है खपत बढ़ गई है। ठीक है, और ये जो 7785 है ये है क्या, उपलब्धता, टोटल अवेलेबिलिटी, उपलब्धता कितनी है। ठीक है, ये, और ये है क्या, ये इतनी पूर्ति कर रहा है, इतनी पूर्ति है इसकी, इतना बिजली का उत्पादन हो रहा है। आपसे पूछा प्रति व्यक्ति कितना है, तो आपको आंसर देख लेती हूँ कितना कर रहे हो आप। बी ऑप्शन लगा रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन। लेटेस्ट ताजा आंकड़ों के अनुसार तो 329 जाएगा आंसर, तो आपका 329 किलोवाट क्या हो जाएंगे, आंसर सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सप्लेन करने का तो करूं फिर आपके टाइम ना दिक्कत हो जाए। जी हाँ, 7785 कुल उपलब्धता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शेखर जी का ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही। 329 अजीत जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वो अभी लेटेस्ट में कितनी है प्रति व्यक्ति बिजली की खपत, 329 किलोवाट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार में बिजली की खपत किस जिले में, अभी मैंने बताया प्रति व्यक्ति कितना है, कितना उपलब्ध है, कितना खपत हो रहा है, पिछले साल क्या था और अभी क्या है, टोटल उपलब्धता। अब आपको बताना किस जिले में सबसे कम बिजली खर्च होती है, मुजफ्फरपुर, गया, पटना या शेखपुरा।
तो आप इसका आइडिया थोड़ा अगर आईक्यू लेवल भी यूज़ करें, आईक्यू अगर, तो भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जो अच्छी सिटीज़ हैं, स्मार्ट सिटीज़ में कन्वर्ट हो रहे धीरे धीरे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे बिजली की आपूर्ति ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, मतलब डिमांड ज़्यादा है। पर जो अभी डेवलप हो रहा है, छोटा है, वहाँ क्या बिजली की आपूर्ति कम होगी। तो इसका आंसर अब तक आपके बॉक्स में दे दिया होगा, बिल्कुल डी आंसर शेखपुरा दिया है आपने, और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। शेखपुरा में क्या है, बिजली की खपत अभी कम है कंपेयर टू मुजफ्फरपुर, गया और पटना। इन तीनों राज्यों में क्या है, तीनों जिलों में क्या है, इन तीनों जिलों में बिजली की खपत ज्यादा है। एरो का निशान का मतलब ज्यादा है, और शेखपुरा में न्यूनतम कम है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पे। शेखपुरा नंदिनी सिंह का शेखपुरा, सर्वर एक्स शेखपुरा, कन्हैया लाल, अशोक कुमार, बिल्कुल सही आंसर है आपके। सबके डी ऑप्शन दिया है उन्होंने। शेखपुरा में क्या है, बिजली की खपत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है, मैं बार बार कहती हूँ एक ही स्लाइड में मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो आप इसको मिस ना करें। बिहार में कुल ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है, आपको बताना है बिहार में कुल ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है। ये जो है मैंने नंबर लिखे हैं ऑप्शंस में, एक्चुअली दैट इज नॉट द ऑप्शंस, दैट इज द क्वेश्चंस फॉर द अनदर। मीन्स ये भी एक तरह का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन है, समझे। आपको बताना है, पहले ये बताइए फिर मैं बाकी के एक्सप्लेन करूंगी। कुल ग्राम पंचायत की संख्या, ऑप्शन आने शुरू हो गए हैं। तो अलकेश कुमार दे रहे हैं सी ऑप्शन, रुचि पाल का ए ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन दे रहे हैं। पिछला डेटा आप बता रहे हैं, पिछला नहीं, इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। 8058, हाँ जी, देखिए ये आपके हैं जो हैं, ये हैं कुल ग्राम पंचायत, क्या है ये, ग्राम पंचायत की संख्या है ये 8058, और ये आपके हैं पंचायत समिति 533 क्या है टोटल बिहार में क्या है पंचायत समिति है। तो एक और बच गया आपका ये क्या हो जाएंगे मुझे पता है, ये है जिले। टोटल कितने जिले हैं, 38 जिले। कितने क्वेश्चन इसमें कवर हुए आप ये देख लो। एक क्वेश्चन आपको यहाँ कवर हो गया, 533 क्या है पंचायत समिति है, 38 इसमें जिले हैं, 8058 आपके क्या है ग्राम पंचायत है। तो इसका आंसर तो ऑब्वियस ही बात है ये है, लेकिन एक क्वेश्चन में आपको मैंने 4 आंसर्स बताए हैं, तो ये आपके लिए यूजफुल है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। जी बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, बिहार में रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या कितनी हो गई है। इसका मतलब कि पहले कम थी, अब क्या हुई है, बढ़ी है। कितनी हो गई है बिहार में रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या। आजकल ज़्यादातर युवा जो हैं नौकरी के लिए, क्योंकि वैकेंसी नहीं आ रही है, बेरोजगार बोल रहे हैं अपने आप को। रीज़न यही है, सरकार को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। और जैसा कि अभी वैकेंसी है बिहार में, आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो आपको इसी से संबंधित आंसर करने हैं कि रोजगार पाने वाले परिवार की संख्या कितनी बढ़ गई है, 48 लाख, 148.3 लाख, 235.3 लाख या 86 लाख। इसका आंसर आप दे तो ज़्यादा बेहतर है। राजेश यादव का आंसर बिल्कुल सही है, सही ऑप्शन। और जिन्होंने ए ऑप्शन लिख रहे हैं उनका भी आंसर सही है, 48 लाख। क्या है, 48 लाख जो है बिहार में रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या हो गई है, ये हो गए हैं 48 लाख। बिल्कुल सही आंसर है। आपको अगर इसमें स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ताकि आपका जल्दी से क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। फर्स्ट आंसर इसका सही है, 48 लाख, 48 लाख। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डायग्राम दिख रहा होगा। कहाँ का डायग्राम दिख रहा है ये, सॉरी फोटो जो पिक्चर है ये डायग्राम कहाँ की है। इस पिक्चर में कौन से राज्य का है ये, आप सभी जानते हैं ये क्या है, गोलघर है। बिहार का हेरिटेज साइट है, गोलघर है, जी हाँ। तो आपको ये गोलघर कहाँ है, ये है आपका पटना में। कहाँ है, पटना में। इसलिए पटना जिले की शहरी आबादी का प्रतिशत आपको बताना है। क्या बताना है, पटना जिले की शहरी आबादी का प्रतिशत कितना है, 16.2, 26.2, 28.3 और फिर 44.3। आपको बताना है पटना जिले की शहरी आबादी, क्या बताना है, शहरी आबादी का प्रतिशत कितना है। तो देखिए ये जो आपका है
ये आपके हो गई 40। पहले आंसर देख लेती हूँ आपका, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। गोलघर है, बिल्कुल सही है, गोलघर है, पटना का गोलघर, जी हाँ गोलघर है। 16.2 बता रहे हैं। ये शहरी आबादी है, पटना की नहीं, पटना की शहरी आबादी है 44.3। ये है आपके पटना की शहरी आबादी, पटना की शहरी आबादी है आपके 44 ये जो आप आंसर बता रहे हो ये बिहार की है, पूरे बिहार की शहरी आबादी। वो भी किसके अकॉर्डिंग? 2023 के अकॉर्डिंग। इसके पहले थी ये 11.3%। कौन से ईयर में? 2022 में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 44.D हो जाएगा, ठीक है, 44.D हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही ऑप्शन, अगर डी दिया है तो आपने, आपका आंसर क्या है? करेक्ट है 44.3। ये बिहार की शहरी आबादी है, अभी बढ़ गई है, पहले कितनी थी? 11.3 थी, पिछले साल की तुलना में अभी में बढ़ोतरी हुई है। और अगर सिर्फ पटना की पूछे तो 44.3 ये बिहार की है, टोटल पूरे बिहार की। दैट क्लियर? आपको हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लें। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। हाँ जी बिल्कुल, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, हाँ जी बिल्कुल, वो पिछला क्वेश्चन था जो आपको ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिलों से मैंने आपको जानकारी दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है, बिहार में विदेशी बैंक की शाखा किस जिले में है? विदेशी बैंक है और उसकी शाखा कहाँ है? बिहार में है। तो वो आपको बताना है किस जिले में है, मुजफ्फरपुर में है, नवादा में है, गया में है या पटना में है। वो बैंक क्या है? वो बैंक है स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक। आप जिले का नाम बताएं। स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक किस जिले में है आपको ये बताना है। ये विदेशी शाखा है, बिहार में है, तो आपको बताना है। इसका आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं आप? नहीं, जिन्होंने भी डी ऑप्शन दिया है उनका सही आंसर है डी ऑप्शन है। अपना बिहार सी बोल रहे हैं, गया बोल रहे हैं, नहीं आपको मिस्टेक कर रहे हैं। गया में आपको मैंने बताया था वो चिल्ड्रन बैंक था। वो क्या था? वो चिल्ड्रन बैंक था, चिल्ड्रन बैंक था, वो बच्चों वाला बैंक था गया में। बच्चों वाला कंफ्यूज नहीं होना है, बच्चों वाला जो बैंक था ये आपके था गया में, लेकिन आपके विदेशी बैंक की शाखा जो है ये आपके पटना में है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है, बिहार में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, डोंट कंफ्यूज, पिछले क्लास में मैंने आपको पूछा था सर्वाधिक लिंगानुपात और न्यूनतम लिंगानुपात, लेकिन इस क्लास में, इस सेशन में आपको पूछा गया है किसका? शिशु का लिंगानुपात। ये आप कंफ्यूज ना करें, सडनली कभी कभी क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो सर्वाधिक लिंगानुपात नहीं मार देते, नहीं, आपको यहाँ ध्यान देना है शिशु का लिंगानुपात है, ठीक है। किस राज्य में, किस जिले में सबसे ज्यादा है? गोपालगंज में, किशनगंज में, कैमूर में या फिर शिवहर में? तो इसका आंसर आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि किसके सबसे। ए आंसर दे रहे हैं, ए डी बी, स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक पटना, बिल्कुल सही आंसर है अंकित जी आपका। प्रदीप का ऑप्शन आ रहा है बी बिल्कुल। शिशु का अगर लिंगानुपात की बात करें तो किशनगंज में क्या है? सर्वाधिक है, किशनगंज में क्या है? सर्वाधिक। अगर न्यूनतम की बात करें तो, अगर ये किशनगंज में न्यूनतम की बात करें तो आपका वो है वैशाली जिला में, किसके? शिशु के, वैशाली में आपके हैं न्यूनतम, न्यूनतम किसकी? शिशु लिंगानुपात, शिशु। गोपालगंज में लिंगानुपात ज्यादा, मैक्सिमम। जनरल अगर लिंगानुपात, ओनली लिंगानुपात की बात आए तो लिंगानुपात में जिसमें आपके मेल और फीमेल, इसमें सर्वाधिक, ठीक है। और आपके मुंगेर में क्या था? सबसे कम। मुंगेर में क्या था? लिंगानुपात सबसे कम। ये जो एरो मैं ऊपर डाल रही हूँ इसका मतलब होता है ज्यादा और नीचे कर रही हूँ उसका मतलब होता है कम, ठीक है। तो आपका आंसर चला जाएगा बी, किशनगंज। नेक्स्ट में करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, हाँ नूतन बिल्कुल सही, वैशाली में बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है ऑप्शन आपके। रवि कुमार का ऑप्शन है, शशि जी का वैशाली, बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका।
करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ये आपको पता ही है। इस बार मैं क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे लाई हूँ ताकि वो आपके एग्जाम में एटलीस्ट क्वेश्चन आए तो करंट अफेयर्स पढ़ाना सही रह जाएगा, सार्थक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022, मैं किसकी चर्चा कर रही हूँ, 2022 की, किसे दिया गया है। यहाँ पे मैं एक पिक्चर लेकर के आई हूँ, आप एक पिक्चर से देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि किन की पिक्चर हो सकती है, किन्हें यह अवार्ड दिया गया है, कौन सा साहित्य शिक्षक पुरस्कार। क्या सौरभ सुमन को दिया गया है, निशा कुमारी को, डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी को, या प्रोफेसर अरुण कुमार झा को। इसका आंसर दें, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी किसका करेक्ट आंसर कौन सा है। जी हाँ, डी ऑप्शन दे रहे हैं, प्रदीप चौधरी जी का डी ऑप्शन आ रहा है, अजय का बी आ रहा है, सोलंकी का बी आ रहा है। नहीं जी, देखिए जो सौरभ सुमन और निशा कुमारी हैं, इनको आप मिला है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। डोंट कंफ्यूज, क्या मिला है, राष्ट्रीय, इनको मिला है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। और यहाँ मैंने पूछा है साहित्य शिक्षक पुरस्कार, इनको मिला है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, ठीक है। और इनको मिला है डिजिटल इंडिया का अवार्ड। किनको मिला है, एन विजयलक्ष्मी को मिला है डिजिटल इंडिया अवार्ड 2023 का। तो आपके सामने ऑप्शन कौन बच गए, आपके ऑप्शन हो गए प्रोफेसर अरुण कुमार झा। तो अरुण कुमार झा है ये जिनको मिला है विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022। तो ऑप्शन आपके क्या हो गए, डी वाला ऑप्शन आपके करेक्ट है। अगर आपने डी ऑप्शन दिया है तो आपके आंसर क्या है, सही है। निशा कुमारी तो नहीं लग रही है, बिल्कुल नहीं लग रही है, तो वो है भी नहीं। आपके आंसर हैं डी, अरुण कुमार झा जी हैं। कौन है, अरुण कुमार झा जी हैं, ठीक है। आज मेरी करंट की क्लास 1 घंटा पहले हो गई है, तो मैं आपको बोल रही हूँ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें मालूम हो जाए कि अभी करंट की क्लास चल रही है। किसी कारणवश आज मुझे शादी में जाना है, इसलिए मैंने क्लास 1 घंटा पहले ही ले रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक की जयंती कब मनाई जाती है। सम्राट अशोक की जयंती कब मनाई जाती है। देखिए, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, आपको इसमें बताना है। जी हाँ, राजेश यादव जी, अब आपका आंसर सही है, प्रोफेसर अरुण कुमार झा को मिला है, प्रोफेसर अरुण कुमार झा को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है सम्राट अशोक की जयंती कब मनाई जाती है। 9 अप्रैल को, 9 मई को, 7 अगस्त या फिर 9 अगस्त को। ये ऑप्शन में आप पहले बताएंगे, फिर मैं इसका आंसर करूंगी। वंदना सिंह, शादी है, मुझे शादी में जाना है, मतलब किन्हीं की शादी है, पार्टी में जाना है, इसलिए मैंने क्लास जल्दी ले लिया। लोगों को आज पता नहीं था कि मेरी क्लास पहले हो जाएगी, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप शेयर कर दीजिए ताकि वो जल्दी से जल्दी आए, क्लास को ज्वाइन कर ले। कल की क्लास तो वापस टाइम पे ही होगी, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसका आंसर आप दे दे, बिल्कुल दे दिया है आंसर इन्होंने। 9 का ए बता रहे हैं, 9 का ए बता रहे हैं, 9 का सी बता रहे हैं, ए और सी। देखिए, सबसे पहले मैं नीचे से स्टार्ट करती हूँ। 9 अगस्त को क्या है, ये है बिहार पृथ्वी दिवस। क्या है, बिहार पृथ्वी दिवस। मैंने कहा एक स्लाइड में आपके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो वो आप इसको मिस मत करिए। नेक्स्ट में आपको 7 अगस्त को क्या है, ये है बिहार संग्रहालय दिवस, म्यूजियम डे, संग्रहालय दिवस, ठीक है। और आपके 9 मई को क्या है, ये है महाराणा प्रताप की जयंती। आपको पता है महाराणा प्रताप की जयंती। तो आपके ऑप्शन में क्या बच गए, आपके ऑप्शन में बच गए 9 अप्रैल। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, सम्राट अशोक। क्या हो जाएंगे, सम्राट अशोक की जयंती मनाई जाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसका मतलब जिन्होंने भी ये आंसर दिया है वो सही आंसर दिया है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। मैम प्लीज आप कहाँ से हो, मैं भी बिहार से ही हूँ। तो सम्राट अशोक की जयंती मनाई जाएगी, ठीक है, 9 अप्रैल को, बिल्कुल सही। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो भी स्टूडेंट्स अपनी क्लास को, हाईटेक क्लासेस को देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हाईटेक क्लासेस की टीम आपके लिए मेहनत कर रही है, तो आप क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि बाहर बिहार, यूपी के बच्चे और आंध्र प्रदेश, मतलब दूसरे स्टेट के बच्चों के पहुंच तक नहीं है कि ये कोर्स इतना सस्ता है। तो आप उनके सामने ये चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन्हें भी इनका फ़ायदा मिले। कुछ बच्चे पैसे के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो उनका लाभ यहाँ हाईटेक क्लासेस से उन्हें मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं।
मैथिली भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? देखिए एयरपोर्ट का आपका दिख रहा है डायग्राम। मैम आपसे क्वेश्चन डिटेल बता रहे हैं, थोड़ा साइड हो जाइए। ओके ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ जी देखिए, मैं इसलिए डिटेल में आज बता रही हूँ कि आज चारों ऑप्शंस में ऐसे लेकर के आई हूँ कि जिससे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हो जाएंगे। बिल्कुल मैं साइड में हो जाऊंगी और मैंने कहा है कि अपना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको हाईटेक क्लासेस सारी चीजें अपडेट करता है, तो वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मैथिली भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला क्या पटना हवाई अड्डा है, कुशीनगर एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट या फिर दरभंगा एयरपोर्ट है? तो पहले मैं आपका आंसर देख लेती हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। बिल्कुल सही, कोमल प्रिया का डी आ रहा है, प्रदीप चौधरी का डी, राजेश यादव बता रहे हैं दरभंगा, डी बता रहे हैं। मोस्टली का आंसर मतलब कि डी आ रहा है। क्या लगता है आपको, डी सही है? डी पे क्लिक कर दूं, डी क्वेश्चन मतलब डी ऑप्शन। हाँ जी देखिए, इसलिए दरभंगा, मैथिली बहुत ही प्यारी बोली है, मैथिली भाषा जो है बहुत ही प्यारी है, बहुत ही स्वीट है। ऐसा मैथिली में अगर आप किसी को गाली भी देंगे तो लगेगा आपसे वो प्यार से बातें कर रहा है। एक्चुअली इतनी स्वीट भाषा है मैथिली। तो आपको मैं बताऊं कि आंसर तो आपके सही हैं। पटना हवाई अड्डा किनके नाम से? जयप्रकाश नारायण। किनके हैं? जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, जयप्रकाश नारायण। मैं करंट की क्लास इसलिए लेके आई हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे, कोई भी क्वेश्चन चाहे मेरा एक भी बच्चा जो है एग्जाम में करंट अफेयर्स के कारण रह जाए, इसलिए सर ने कल बताया होगा, मैं 4-5 घंटे की मेहनत के बाद ये क्लासेस आपके लिए लेके आती हूँ कि आपको बेस्ट रहे। कुशीनगर एयरपोर्ट अभी रिसेंट में बना हुआ है। ये कहाँ बना है? यूपी में बना है, उत्तर प्रदेश में बना है। ठीक है, कुशीनगर एयरपोर्ट। और इंदिरा गांधी का तो आपको पता ही है एयरपोर्ट ही कहाँ है, ये है कहाँ? दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में है। और दरभंगा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में अनाउंस करने वाला भारत का पहला, नॉट बिहार का, भारत का पहला तो कौन सा है? दरभंगा। दरभंगा वाले खुश हो जाइए, बिल्कुल आपके लिए खुशखबरी है। दरभंगा में पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो किस भाषा में? मैथिली भाषा में अनाउंस करते हैं जी। ठीक है, डी ऑप्शन लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जा रही हूँ। मैथिली तो मुझे नहीं आती है, मैथिली बोल लूँ, आपको आती है तो आप बोल के बताएं। मैथिली बहुत ही स्वीट भाषा है, बहुत ही अच्छी है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट। मिथिला वाले जो लोग हैं वो बोलते होंगे मैथिली भाषा, बहुत प्यारी बोली है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है भारत का पहला गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया है? राइनोसोरस। ठीक है, गैंडा प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया गया है? भोजपुरी भी मिथी है, गायक लोग खराब कर दिए हैं। बिल्कुल सही, दरभंगा में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हर जगह की अपनी एक अलग बोली होती है और सबकी बोली सबके लिए प्यारी होती है, तो इसलिए आप गर्व करें, आप जहां से भी हैं आपको गर्व होना चाहिए कि आप उस जगह से हैं। बिल्कुल। पहला, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत का पहला गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका बरौनी में। ये क्या है? बरौनी है, इसको बरौनी कर दिया। दूसरा वैशाली में, तीसरा पटना में, और डी में आपका ऑप्शन है क्या? पूर्णिया में। ये क्या है आपको दिख रहा होगा? ये है गैंडा। जनरली हम लोग किसी को गाली देने के लिए क्या टर्म यूज करते हैं? गैंडा है क्या? कोई मोटे आदमी के लिए प्रोनाउंस करते हैं गैंडा जी। ऑप्शंस आपके आने लग गए हैं और ऑप्शंस दे। हमारा टेबल चाय मैथिली, अच्छा हमरा ते आवे छे मैथिली। ओके, ऐसे मैथिली बोलते हैं, हमरा ते आवे छे मैथिली। गुड, वेरी गुड, अच्छा है, गुड। ओके, गोड लागे छियो मैम। अच्छा ऐसे चलो अच्छी बात है। भारत का पहला गैंडा प्रजनन संरक्षण केंद्र, देखिए ये आपको कहाँ है? ये है संजय गांधी जैविक उद्यान में। कहाँ है? संजय गांधी जैविक उद्यान। और संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है आपको पता है? पटना में है। तो आपका संजय गांधी जैविक उद्यान, संजय गांधी जैविक उद्यान जो है आपका, ये है आपका पटना में, और यहीं पे बनाया गया है गैंडा, पहला गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या? सी ऑप्शन सही है। लेकिन पूर्णिया में क्या है? ये पूर्णिया में जो है मालवेरी सिल्क सेंटर खोला गया है। क्या खोला गया है? मालवेरी सिल्क सेंटर। सबसे पहला, सबसे फर्स्ट में जो है सिल्क सेंटर या सिल्क कंपनी बोल सकते हैं आप, कहाँ खोला गया है? यहाँ। वैशाली में आपको जो है पत्थर की बुद्ध स्तूप पाए गए हैं, पत्थर के, स्टोन के क्या है? पत्थर के बौद्ध स्तूप पाए गए हैं। कहाँ? बौद्ध स्तूप पाए गए हैं।
और फिर एक बरौनी क्यों छोड़ू, बरौनी में क्या है, तो बरौनी में आपका वो कोको कोला पेप्सी पीते हैं आप, पेप्सी बॉटल की प्लांट है, क्या है, पेप्सी बॉटलिंग प्लांट, पेप्सी बॉटलिंग, पेप्सी बॉटलिंग प्लांट है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर तो सी हो गया। मैं साइड में हो जा रही हूँ, तब तक आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। आप वंदना सिंह, वेरी गुड वंदना, यस गुड, शशि एग्री मैम, दूसरा जू बन रहा है बिहार में, बिल्कुल सही बात है। दूसरा वो अभी क्वेश्चंस आने वाला है, अभी आप इसको डिस्क्लोज नहीं करिए, बिल्कुल सही बात है, अभी मुझसे क्वेश्चन लाई हूँ लेकर के बताऊंगी आपको। तो ये हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग, इसमें मुझे हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको आंसर करिए, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है आपके बोर्ड पे। कह रहे भोजपुरी के फर्स्ट ओटीटी ऐप का क्या नाम है। ओटीटी प्लेटफॉर्म आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ओवर द टॉप बोलते हैं, ओवर द टॉप बोलते हैं। आजकल जो है सारी मूवीज, सारे वेब सीरीज ओटीटी पे ही क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं और वहीं देख लेते हैं। तो आपके सामने हॉटस्टार, वेल नोन, यू आर वेरी वेल नोन अबाउट द हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और चौपाल, सभी जानते हैं। लेकिन आपको बोलना है कि फर्स्ट ओटीटी ऐप का नाम क्या है, भोजपुरी ओटीटी का नाम क्या है। तो आपके आंसर आ गए हैं। RM यादव एग्रीकल्चर आजमगढ़ ने दिया है डी। सर्वर एक्स कह रहे हैं मे बी चौपाल, मे बी क्यों, आप बिल्कुल श्योरिटी के साथ क्वेश्चंस करिए। कोमल प्रिया का आंसर आ रहा है डी। हाँ जी, ये तो आप नाम से भी पकड़ सकते हैं। देखो ओटीटी प्लेटफॉर्म और जो टीवी सीरियल्स में क्या अंतर है, ये जो स्ट्रीम जैसे अभी लाइव चल रही है, इसी लाइव स्ट्रीमिंग को आप कभी भी देख सकते हैं, तो वो रिकॉर्डिंग में चली जाती है। तो ओटीटी यही करती है, ओवर द टॉप। आप कोई भी जो मूवी है आप जब देखना चाहें वो आपका टाइम और आपके अकॉर्डिंग ही चलेगा, ठीक है, ओटीटी। तो इसमें आपका चौपाल है, भोजपुरी में क्या है, चौपाल को सबसे पहले भोजपुरी के ओटीटी ऐप का नाम है चौपाल। जिन्होंने भी चौपाल बोला शायद नहीं, कंफर्म, श्योर, लॉक कर दीजिए, चौपाल बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा डी। ये सारी फिल्में हैं जो आप देखते होंगे, ज्यादा अच्छे से जानते होंगे आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। गुड इवनिंग संदीप जी, गुड इवनिंग। आप लेट से आ रहे हैं, मैंने पहले ही कहा था आप लोगों को शेयर कर दीजिए, लोगों को क्लास के बारे में नहीं पता है, कोई बात नहीं, कल से हम टाइम पे ही आएंगे। कर अभी हाल में बिहार के किस जिले में दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बती एंड इंडियन एशियंट विजडम का शिलान्यास किया गया। क्वेश्चन को एक बार वापिस पढ़ेंगे आप। मेरा भी नाम ले लीजिए, प्रदीप चौधरी, बिल्कुल ले लिया आपका नाम। यूट्यूब ओटीटी प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल एग्जाम होते एक मूवी देखूंगा, बिल्कुल सही बात है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, करे बिहार के किस जिले में दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बती एंड इंडियन एंशिएंट विजडम का शिलान्यास किया गया। देखिए ये दलाई लामा है, गुरु हैं, ये माने जाते हैं तिब्बती के जो अपने गुरु होते हैं, वो तिब्बत में इन गुरुओं को दलाई लामा कहते हैं। तो क्या वो नालंदा में हुआ, पटना में हुआ, बोध गया में, या फिर मोकामा में हुआ है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। सी आंसर बता रहे हैं कन्हैया राजेश यादव, बोध गया बोल रहे हैं, अपना बिहार सी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। देखो कहीं कहीं अपने को ब्रेन सेंस, सिक्स सेंस भी काम करता है। ये जितने भी दलाई लामा वगैरह है वो सारे किनसे रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से। किस धर्म से है, बौद्ध धर्म से। और आपको पता है बौद्ध धर्म का जो पवित्र मठ है वो कहाँ है, अपने बोध गया में है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा कि इसका शिलान्यास किया गया, कहाँ किया गया, बोध गया में किया गया। मोकामा जो है एक बिल्कुल भी लेटेस्ट न्यूज है, इसको आप लिख लीजिए। इसमें बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया है, BRRI, बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। पटना तो आप सभी को पता है क्या है, ये राजधानी है। पटना क्या है, बिहार की राजधानी है। और नालंदा आपको पता है किस लिए फेमस है, विश्वविद्यालय के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय के लिए। मोकामा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप स्टार लगा लीजिएगा। बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ गया, मोकामा में खोला गया है, बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। मैं पूरा लिख देती हूँ, आपको दिख रहा है इसमें आपको।
बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। लेकिन आपका आंसर हो जाएगा सी, बोध गया, करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं कमेंट पढ़ लेती हूँ। BRRI बिल्कुल सही, तिब्बती गुरु हैं, बिल्कुल सही, बोध गया में है, बोध गया, सबके आंसर सही है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैंने कहा था आपको कि मैं जैसे जैसे आप डे बाय डे आप करंट अफेयर्स की क्लास से जुड़ेंगे, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग, लेटेस्ट और बहुत ही अच्छे न्यूज़ मिलेंगे ताकि आपके एग्जाम में काम आ सके। बहुत मेहनत करके बनाया मैंने इसको। बिहार में पहली बार हाइड्रोपोनिक विधि से पत्तेदार सब्जियों की खेती किस जिले में शुरू की गई? इसका आंसर तो बाद में करेंगे, पहले आप मुझे ये बताओ कि हाइड्रोपोनिक विधि क्या है। आप सारे एग्रीकल्चर वाले हो, बताओ हाइड्रोपोनिक विधि क्या है। आप एक बार इसको एक लुक ले लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा हाइड्रोपोनिक विधि क्या होती है। देखिए इसमें क्या है, पेड़ पौधे जो अपने प्लांट हैं उसको, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, पानी मतलब एक्वेटिक मीडियम में उगाना। देयर इज नो सॉइल, यहाँ पे क्या मिट्टी नहीं है, मिट्टी का यूज नहीं किया गया है, वाटर का यूज किया गया है एज ए न्यूट्रिएंट मीडिया, वाटर मीडिया, एक्वेटिक मीडियम का यूज करके पत्तेदार सब्जियों की खेती किस जिले में शुरू की गई है? मुंगेर में, नालंदा में, पटना में या फिर हाजीपुर में? इसका आंसर आपको दे दिया है विदाउट सॉइल फार्मिंग, बिल्कुल सही। हाइड्रोपोनिक का मतलब होता है विदाउट सॉइल फार्मिंग, यहाँ वाटर का यूज हो रहा है, हाइड्रो पानी का यूज हो रहा है, इसलिए वो हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। मृदा विहीन खेती, पानी में खेती करके, बिल्कुल सही प्रिंस एग्रोटेक, आपका आंसर सही है, बिल्कुल बिल्कुल विदाउट सॉइल, जी हाँ करेक्ट आंसर। मतलब आप लोग पढ़ते हैं और आपकी तैयारी जोरदार है। आपको आंसर बताना है ये कहाँ शुरू किया गया है, मुंगेर में किया गया है, नालंदा में, पटना में या फिर हाजीपुर में? तो इसका आंसर आप बताइए। आपने हाइड्रोपोनिक्स तो बता दिया, बिल्कुल कह रहे हैं बी ऑप्शन है, सोलंकी सिंघा कह रहे बी, नंदिनी बी कह रही है, प्रदीप चौधरी बी कह रहे हैं, ठीक है बिल्कुल सही। आप लोग काफी नॉलेजेबल हैं, आपकी तैयारी अच्छी है, ऐसा ही कंटिन्यू रहिए। नालंदा में, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी है, बिहार में पहली बार हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वापस से मैं लेके आई हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही लेटेस्ट पूछी गई है ये। हु नोज, कौन जानता है ये आपके पेपर में छप जाए? बिल्कुल, पेपर में अगर छप गया तो आप याद करेंगे कि मैडम ने करवाया था, हमने यूं ही हल्के में ले ली। बिहार की किस फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है? आप सोचिए कितनी बड़ी बात है बिहार के लिए कि बिहार की किस फिल्म को ऑस्कर के लिए, ऑस्कर फिल्मों की दुनिया में मिलने वाला सबसे बेस्ट पुरस्कार माना जाता है, किस फिल्म को? गिद्ध फिल्म का नाम है ये, मूवी का नेम है ये। चंपारण मटन, सलाम बॉम्बे या फिर लगान, किस मूवी के लिए? देखिए गिद्ध जो है, गिद्ध है एक लघु फिल्म है जिसको आप लोग बोलते हैं शॉर्ट मूवी। क्या है ये? लघु फिल्म है। इसमें जो है कलाकार कौन थे? ये थे संजय मिश्रा, बिहार के हैं, बिल्कुल सही। आप मुझे कमेंट बॉक्स में 2-3 बिहार के कलाकार का नाम बताएं जो कि काफी फेमस हैं, बिहार के कलाकार। लघु फिल्म संजय मिश्रा की। चंपारण मटन जो है बी ऑप्शन, बिल्कुल सभी जानते हैं क्योंकि आप OTT पे काफी एक्टिव रहते हैं। चंपारण मटन, इनको भी, गिद्ध को भी एक्चुअली नॉमिनेट किया गया था पर गिद्ध को प्राइज नहीं मिला, ऑस्कर नहीं मिला, मिला किसको? चंपारण मटन को। इसको चंपारण मटन नॉमिनेट दोनों ही हुए, ठीक है, लेकिन आपका ऑप्शन जाएगा क्या? चंपारण मटन। तो आप बताएं मुझे बिहारी कलाकार का नाम बताएंगे। बी ऑप्शन सही है। त्रिपाठी जी, बिल्कुल सही, पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, संजय मिश्रा, ये सारे बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं जो बिहार से बिलोंग करते हैं और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, करेक्ट आंसर है जी। चंपारण मटन मूवी को क्या मिला है? ऑस्कर के लिए क्या नॉमिनेट किया गया है? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो आपके बोर्ड पे है, तब तक मैं आपके कमेंट्स पढ़ लेती हूँ। फलकनाज खान डायरेक्टर, बिल्कुल सही बोला आपने। एक और चीज है, इसके निदेशक आप देख लीजिए, इस मूवी के जो निदेशक हैं, क्या पता पूछा जाए तो निदेशक है रंजन कुमार।
कौन है निदेशक? रंजन कुमार हैं इसके निदेशक। निदेशक कौन सी मूवी का? चंपारण मटन का। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया तो आपके काम आ जाएंगे, रंजन कुमार। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है फलकनाज। बिल्कुल सही बोला आपने। नहीं, फलकनाज जो है इसमें कलाकार हैं इन्होंने, रंजन कुमार डायरेक्टर हैं। ये जो मुजफ्फरपुर की हैं शायद ये। ठीक है, मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है आपके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। बिहार के सीएम द्वारा गांधी मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की संख्या कितनी है? माने कितनी बार फहराया गया है? पानी पी लो मैं थोड़ा। मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ वापिस से। आप देखिए इस क्वेश्चन को बताइए कि बिहार के सीएम द्वारा, तो सिंपल सी बात है, जो जितनी ज्यादा बार शपथ ग्रहण लेंगे उतनी बार वो झंडे फहराएंगे। तो सबसे ज्यादा शपथ ग्रहण लेने वाले कौन है? अपने नीतीश कुमार जी हैं। कितनी बार लिया है इन्होंने? नीतीश कुमार जी ने 9वीं बार लिया है। क्या पता यही क्वेश्चन में आ जाए, बिल्कुल ताजा है अभी। चले देखिए, कुछ देर के लिए क्षमा चाहूंगी, कुछ गड़बड़ हो गई थी शायद स्क्रीन में। तो देखिए हमारे जो स्टाफ हैं ये लेकर के आए थे यूट्यूब की सेटिंग चेक करने के लिए, इसीलिए थोड़ी देर के लिए क्षमा चाहती हूँ। अब आगे क्वेश्चन करते हैं अपने। बिहार के सीएम, जी हाँ, 17 बार किसने लिया है शपथ? 9वीं बार तो शपथ ली है, 17 बार राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया है गांधी मैदान में। गांधी मैदान कहाँ है? गांधी मैदान पटना में है। चले ठीक है, अपना पलटू चाचा नहीं पलटू चाचा नहीं कहिए, चले। अच्छा, नीतीश कुमार जी, देखिए नीतीश कुमार जी शायद कुछ अच्छा कर सके युवाओं के लिए, आपके लिए रोजगार के रास्ते खुल सकते हैं, इसलिए ऐसा नहीं कह सकते हैं, अच्छा किया है उन्होंने। चले, कंप्लीट है यहाँ तक, क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट में अपने करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद। मैंने कहा पहले ही बहुत ही शानदार क्वेश्चंस लाई हूँ मैं। आज के सेशन को अगर किसी ने मिस किया है तो उन्हें नुकसान हो सकता है थोड़ा बहुत। चले, क्या मैम आप भी नीतीश कुमार का मजा ले लिया? नहीं, बिल्कुल नीतीश कुमार का मजा नहीं लिया मैंने। चलिए, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के कितने स्टेशन का चयन हुआ है? किसके तहत? अमृत भारत स्टेशन स्कीम। अमृत भारत स्टेशन स्कीम मतलब कि कितने स्टेशन को गोद लिया गया है? क्या किया गया है? गोद लिया गया है, ताकि उस स्टेशन की साफ सफाई, मेंटेनेंस, मैनेजमेंट वहां की बेहतर हो सके। तो आपको बताना है क्या 10 स्टेशन को लिया गया है, 12 को, 13 को या फिर 35 स्टेशन को लिया गया है? नंबर ऑफ स्टेशन बताना है जो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उसको क्या किया गया है? चयन किया गया है। एक तरह से मानिए गोद लिया गया है कि आज से इसकी देखभाल हम करेंगे, मैनेजमेंट हम करेंगे, बेहतर करने की कोशिश करेंगे। नीतीश कुमार खुद एक, ठीक है चलिए हो गया। अब नेक्स्ट 12 आंसर आ रहे हैं सारों के। शशि जी का आंसर आ रहा है 35। मुझे ये शशि जी जो है आपके सबसे बेस्ट कॉम्पिटिटर लगते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि शशि जी, अच्छा है, हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट, शशि जी सिलेक्शन ले लें। बिल्कुल सही बता रहे हैं वो कि 35 स्टेशन है। 35 स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चयन किया गया है, जिसमें से 10 जो है आपका ये सोनपुर का है। 10 जो स्टेशन है वो सोनपुर का है, 12 आपके समस्तीपुर का है। समस्तीपुर कहाँ का है? समस्तीपुर का है। और 13 आपके दानापुर का है, दानापुर का। अब आप इनको काउंट कर लीजिए, ये आपके टोटल हो जाएंगे 35। टोटल 10, 12 और 13, टोटल कितने हो जाएंगे? 35 स्टेशन, जिनको अमृत भारत स्टेशन की तरफ से चयन किया गया है। टोटल नंबर ऑफ स्टेशन क्या है? 35 हैं। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले ले। हम भी हैं, अभिनंदन कुमार, ओके आप भी हैं जी, बिल्कुल रहिए बढ़िया। शशि जी, हाँ जी, नहीं मुझे तो सारे ही कॉम्पिटिटर लगते हैं और मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट कि आप सभी अच्छा करें। खास करके करंट की क्लास मैं बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस लाती हूँ कि आप
कोई फायदा हो इसमें। शशि भैया पूरा पढ़ लिए हैं क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार का विशेष भूमि सर्वेक्षण कब पूरा होगा? आपको बताना, इसमें एक हर राज्य एक लक्ष्य तय करता है कि हमें इस साल तक, इस ईयर तक ये सर्वेक्षण पूरा करना है या इस लक्ष्य को पूरा करना है। कल आपको मैंने बताया था कि 2025 था, जिसमें 2 लक्ष्य थे। एक तो था टीबी, ट्यूबरकुलोसिस था, टीबी बीमारी से कंप्लीटली निजात पालेगा। दूसरा था हर खेत पानी, क्या था? हर खेत पानी का लक्ष्य पूरा करेगा। एक और आ गया इसी में, एक और आप इसी में जोड़ लीजिए, विशेष भूमि सर्वेक्षण भी आपका इसी में आएगा। किसमें आएगा? विशेष भूमि सर्वेक्षण, विशेष भूमि सर्वेक्षण भी। तो अब अगर 2025 की बात करें लक्ष्य निर्धारण में, तो 3 चीज आपको आ जाएंगे। एक तो टीबी उन्मूलन कंप्लीट खत्म करना है, कब तक? 2025 तक। हर खेत पानी का लक्ष्य पूरा करना है 2025 तक, और विशेष भूमि सर्वेक्षण को भी पूरा करना है 2025 तक। तो 30 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। 30 तक लक्ष्य रखा गया है आपके साक्षरता का, और रखा गया है 50% रोड एक्सीडेंट में कमी लाने का। क्या है? 50% रोड एक्सीडेंट में कमी लाने का, रोड एक्सीडेंट में कमी। आपको दिख रहा है? ठीक है, लेकिन इसका आंसर होगा 2025। कंफर्म आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। कोमल प्रिया का आंसर है सी, किन्हीं का आंसर है बी। नहीं, बी आंसर अगर आपने दिया है तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2025 तक का लक्ष्य है टीबी खत्म करने का, हर खेत पानी विशेष भूमि सर्वेक्षण का, और 2030 तक का आपको मैंने बताया साक्षरता, कंप्लीट पूर्ण साक्षरता लाने का, और उसके साथ रोड एक्सीडेंट में कमी। कितने परसेंट की? पूरी तरह से तो खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन 50% कमी लाई जा सकती है। अभी एक लेटेस्ट न्यूज आप सभी जानते हैं, वो ट्रक ड्राइवर के लिए एक नियम लाया गया था कि अगर आप एक्सीडेंट करते हैं तो 10 लाख आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो ये सारे लेटेस्ट न्यूज है, अपडेट रहिए आप, मैं तो हूँ ही, आपको धीरे धीरे अपडेट करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 सड़क दुर्घटना 50% कमी करेंगे, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने क्वेश्चन है, ई कमान क्या है? ई कमान, आजकल ई का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। ई का मतलब हर चीज को इलेक्ट्रॉनिक, जैसे आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं कहीं और से पढ़ा रही हूँ, आप बिहार में हर जिले में बैठे हैं, कोई यूपी में बैठा है, कोई राजस्थान में बैठा है, हर जगह में बैठे हैं, पर आप पढ़ रहे, ये है इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल। तो यहाँ बताना आपको ई कमान क्या है। ई कमान का फर्स्ट ऑप्शन है कि राज्य में कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए किया गया डिजिटली, मतलब मॉनिटर कर सके, आपको क्या कर सके? ट्रैक कर सके कि क्या राज्य में कानून व्यवस्था हर जगह सही चल रही है या नहीं है। तो ई कमान क्या राज्य में कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए किया गया है, या फिर 2018 में शुरू है, या फिर 38 जिलों में लागू है, या फिर सही है? आपको ई कमान के बारे में क्या है, ये सही ऑप्शन बताना है। ई कमान क्या है? ऑप्शन देख लेती हूँ सबके क्या आ रहे हैं। डी आ रहा है, जी हाँ, यहाँ पे आपने थोड़ा सा दिमाग का यूज किया है कि ई कमान जो है एक स्कीम है, एक योजना है, जिसको मॉनिटर करेंगे इंटरनेट के थ्रू, और राज्य में कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए इसको किया गया है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, और इसको 2018 में किया गया, 2018 में लागू किया गया, ये भी करेक्ट है। 38 जिलों में लागू किया, ये भी करेक्ट है। और तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी। आप देखिए इससे आपको कितने क्वेश्चंस बन गए। ई कमान, ई कमान राज्य में कानून व्यवस्था लाने की योजना है, 2018 में शुरू हुआ था, 38 जिलों में लागू है। क्वेश्चंस मैं लाई हूं आपको एक, और इससे आपको कितने आंसर मिल गए? आंसर मिल गए 3, मतलब कि एक पीपीटी में आपको 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, सॉरी, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले ले, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करूंगी। डी 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 बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन सारे सही है। आप लोग इतना इंटेलिजेंट है, सारे क्वेश्चन ही सही कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है क्या? रो राइट ऑफ वे, रो राइट ऑफ वे क्या है? ये क्वेश्चंस भी मैं ऐसा लेकर के आई हूँ कि आपको एक ही को मैं हिंट दे देती हूँ, एक ही क्वेश्चंस है, आपको उसमें से 2-4 पॉइंट कवर हो जाएंगे, 2-4 क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। एक मोबाइल ऐप है रो राइट ऑफ वे,
क्या एक मोबाइल ऐप है, मोबाइल टावर लगाने के लिए यूज किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर लगाने के लिए यूज किया जाता है, या फिर सभी? बिल्कुल ये दिमाग वाले क्वेश्चंस है। आपको अगर नहीं आता है तो भी अगर एक पॉइंट भी आपको आता होगा तो आप इसके बारे में आंसर कर देंगे रो। तो इसके आंसर बहुत ही ईजी है। बिल्कुल मैम ये वीडियो मिलेगा, बिल्कुल मैंने आपको अभी कहा हाईटेक क्लासेस के जो चैनल है आप सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और ये यूट्यूब पे ही पढ़े हैं तो आप इस क्लास को देख लीजिए। मैं रोज ही करंट अफेयर्स की क्लास लेके आ रही हूँ, कल भी आऊँगी। और अगर अभी तक आपने हाईटेक क्लासेस को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए, उसके बाद आपको सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे जो भी क्लासेस यहाँ पे करवाई जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर आपने टिक कर दिया है, बिल्कुल लंबे लंबे आंसर्स आ रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, मतलब कि डी ऑप्शन जो है आपके करेक्ट हो जाएंगे रो। ठीक है, क्या हो जाएंगे? उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपको बिहार में सर्वाधिक वर्षा, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? आप इस क्वेश्चन को छोड़िए, पहले आप इस तरफ आइए। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? अगर पूरे भारत की बात की जाए तो सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? देखिए ये होती है चेरापूंजी के मासिनराम जगह का नाम है जहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। कहाँ? ये मेघालय में है। तो ये तो हो गया आपके भारत की बात। किसकी बात? भारत की बात। यहाँ आपको बताना है बिहार की बात। बिहार में सर्वाधिक वर्षा क्या पटना में होती है, अरवल में, किशनगंज में, या फिर पूर्वी चंपारण में? तो आपको आंसर बताना है। आंसर देना शुरू कर दिया है, बिल्कुल मासिनराम। बिल्कुल मासिनराम एक जगह का नाम है जो भारत में स्थान में आता है, वर्षा सबसे सर्वाधिक होता है। अब इसका आंसर बिहार में आपको बताना है। क्यों? आप बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार के करंट अफेयर्स आएंगे तो आपको बिहार में बताना है। ये थी भारत में। बिल्कुल सही आंसर है सी ऑप्शन किशनगंज। प्राची ने आंसर दे दिया है, सी ऑप्शन सही है, किशनगंज आपके करेक्ट आंसर है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज। अगर भारत की बात करें तो चेरापूंजी में मासिनराम, चेरापूंजी में मासिनराम, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे, आप देखें क्या है, नहीं किशनगंज है, किशनगंज। बिहार सरकार ने 100% साक्षरता, अभी मैंने बताया है, पिछला जो आपके क्वेश्चंस गए हैं उसी स्लाइड में, साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2023 तक रखा है, 24 तक रखा है, 25 तक रखा है, या फिर 30 तक रखा है? अभी जस्ट मैंने बताया था 2 स्लाइड पहले इसको आंसर किया है। बिल्कुल मेरा भी नाम ले लीजिए मैम। हाँ जी प्रदीप जी, शशि जी कह रहे हैं यूपी में सबसे ज्यादा बारिश गोरखपुर में होता है जी। आप जहां नहीं, न्यू डेटा के अनुसार ही मैं ये आपको बता रही हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट है। अगर ऐसा है तो एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बिहार में 100% साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य अभी मैंने जस्ट आपको बताया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी 2030 तक। इसी में एक और क्या था, 50% दुर्घटना में कमी लानी है। दुर्घटना में कमी लाने का भी लक्ष्य कहाँ रखा गया? 2030 तक रखा गया, दुर्घटना में कमी, रोड एक्सीडेंट में कमी। और 25 का तो आपका मैंने 3 बता दिया, टीबी उन्मूलन बता दिया, हर खेत पानी बता दिया, और एक बता दिया था आपको मैंने। तो इसका आंसर आपको 100% साक्षरता आपका हो जाएगा 2030 तक, और इसके साथ साथ 50% दुर्घटना में भी कमी लाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, कोई बात नहीं, चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 किसे दिया गया है? स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 किसे दिया गया है? भारत का पहला स्वच्छ सुजल, तो आपके सामने ऑप्शन है, बबीता गुप्ता को दिया गया है, गायत्री कुमारी को दिया गया है, मैथिली ठाकुर को दिया गया है, या मधु कांकरिया को दिया गया है? तो आप मुझे बताएंगे इसमें से ऑप्शन, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, डी है, सुभाष यादव लाइब्रेरी में हो। अच्छा नहीं, आप बताएंगे मुझे। संदीप प्रजापति बोल रहे 50% रोड एक्सीडेंट में कमी, बिल्कुल सही। नहीं, इसके आंसर आप बताइए मुझे कि स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान किसे मिलने वाला है? ये मेरे ख्याल से आप आंसर नहीं करेंगे। डी आंसर अगर आप दे रहे हैं तो मैं बता दूं, मधु कांकरिया को
बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 31वां बिहारी पुरस्कार। तो ये ऑप्शन तो आपका कट गया, बिहारी पुरस्कार। मैथिली ठाकुर को आप सभी जानते हैं, इनको कौन सा मिला? इसको मिला है नहीं, आपके करेक्ट आंसर नहीं, सी भी करेक्ट आंसर नहीं है। इनको उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अवार्ड दिया गया है। इनको क्या दिया गया है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अवार्ड दिया गया है। बिस्मिल्लाह अवार्ड दिया गया है मैथिली ठाकुर को। गायत्री कुमारी को दिया गया है नाइटिंगेल फ्लोरेंस। क्या दिया गया? फ्लोरेंस ऑफ नाइटिंगेल, फ्लोरेंस ऑफ नाइटिंगेल अवार्ड, नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया है। तो आपके सामने कौन ऑप्शन बच जाते हैं? बबीता गुप्ता। बबीता गुप्ता को क्या दिया गया है? स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान दिया गया है। करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएंगे? ए, बबीता कुमार, वो बबीता गुप्ता सही आंसर है। 2023 का स्वच्छ सुजल दिया गया है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, बिल्कुल उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। बबीता गुप्ता जो है आपका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आपको बताना है कि बिहार में किन फसलों के संकर बीजों की, हाइब्रिड बीजों की जेनेटिक पहचान के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया गया? बिहार में किन फसलों के संकर बीजों के लिए, हाइब्रिड बीजों के लिए जेनेटिक पहचान के लिए डीएनए? इसमें आप आंसर बताएं। आंसर बहुत इजी है, इसमें आंसर आ गया है, रवि गुप्ता दे रहे हैं। ए, कोमल प्रिया का आंसर आ रहा है सी, बिल्कुल सही। मक्का और धान दोनों के लिए ही, बिहार में मक्का और धान दोनों के ही हाइब्रिड सीड जो है, हाइब्रिड सीड की जेनेटिक पहचान के लिए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया गया। ए और बी दोनों होगा, तो दोनों ऑप्शन आपके किस में है? दोनों ऑप्शन आपके आ रहे हैं सी में, ए और बी। तो सी करेक्ट आंसर जाएगा। इसीलिए बिहार के मक्का और धान दोनों के लिए सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके बोर्ड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप पढ़िए, बिहार में सबसे कम फसल, बिहार में सबसे कम फसल सघनता किस जिले की है? बिहार में, अरे हाँ ठीक है बिहार में सबसे कम फसल सघनता किस जिले की है? ये क्वेश्चन आप कर दीजिए, उसके बाद फिर अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हरिराम सर की क्लास है। जी हाँ, वंदना सिंह थैंक यू, आपने याद दिला दिया, शादी में जाना है, बिल्कुल सही बात है। ये करंट अफेयर्स कहीं छूट गया तो ले डूबेगा आपको। बिहार में सबसे कम फसल सघनता, मतलब कि सबसे कम फसल सघनता आपको भोजपुर में है, शिवहर में है या पूर्णिया में है, या इनमें से कोई नहीं? ये आंसर दे दे आप जल्दी से। पूर्णिया में आंसर आ गया है। पूर्णिया आंसर बता रहे हैं कि पूर्णिया में सबसे कम है, तो सबसे ज्यादा कहाँ होगा? सबसे ज्यादा सघनता होगा शिवहर में, मतलब ये सर्वाधिक आ जाएगा आपके। क्या आ जाएंगे? सर्वाधिक। तो सर्वाधिक वाला ये आ जाएंगे नंबर 1 पे, और पूर्णिया हो जाएंगे सबसे कम, तो ये आ जाएंगे न्यूनतम पे। ठीक है, पूर्णिया आंसर जो आपका सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चंस तो अभी और बाकी हैं, तो करंट अफेयर्स के, तो बाकी की क्लास मैं कल करवाऊंगी। अगर हरिराम सर की क्लास रेडी है तो वो आ जाए, बाकी की क्लास आपके करंट की कल करते हैं। या अगर 1-2 क्वेश्चंस और बाकी है मैं देख लेती हूँ। देखिए 1-2 क्वेश्चंस और हैं, आप कर लीजिए, क्योंकि करंट आपके शिवहर, बिल्कुल शिवहर है, पूर्णिया सबसे कम, बिल्कुल सही। चले, बिहार में चीनी मिलों की संख्या कितनी है? अब थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चंस फास्ट कर लेते हैं। बिहार में चीनी मिलों की संख्या, देखिए ये है चीनी मिल। बिहार में बहुत सारे चीनी मिल जो है बंद हो गए हैं, इसके कारण से बिहार की इकोनॉमी पे, अर्थव्यवस्था पे बहुत फर्क पड़ा है। जी प्रदीप चौधरी, आपका नाम तो मैं बार बार ले रही हूँ। कितनी चीनी मिलों की संख्या है? 9 है, 9 है, 11 है, 45 है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? इसका आंसर 2-4 आंसर आप फटाफट करेंगे। चलते हैं, प्रदीप चौधरी कह रहे हैं 9 है, और शशि जी कह रहे हैं 11, बिल्कुल सही। ये जो है ये पहले थे, मतलब पिछले साल की तुलना अगर अभी करें तो ये अभी है 11, अभी 22-23 के अनुसार ये क्या है? ये जो है 11 नंबर हो चुके हैं किसके? चीनी मिल के। ये पहले थे 21-22 का डेटा था ये, जिसमें 9 थे, पर अभी का आंसर क्या हो जाएगा? ये 45 आपके टोटल माइक्रो, मतलब सूक्ष्म लघु उद्योग बोल सकते हो आप, सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग।
किसके? चीनी के, शुगर मिल के। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो गया। देख लीजिए ये बहुत सारे रीजन है, बंद हो गए बिहार में, उद्योगों की कमी हो गई, इकोनॉमी डाउन हो गए, इसीलिए अर्थव्यवस्था पे फर्क आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं, ठीक है, चलते हैं। बिहार में औसत न्यूनतम तापमान कितना रहा है? बिहार में औसत न्यूनतम तापमान कितना रहा है? देखिए 24 डिग्री रहा है, 28 डिग्री रहा है, 30 डिग्री रहा है या 42 डिग्री रहा है। तो इसमें आपको बताना क्या है? आपको बताना है न्यूनतम तापमान, सबसे कम तापमान कितना रहा है। सबसे कम तापमान का आंसर सुभाष यादव का आंसर का आ गया बी। बी आंसर कर रहे हैं, ठीक है, बी आंसर कर रहे हैं। बिहार में औसत न्यूनतम, न्यूनतम पूछ रहा है, न्यूनतम 42.5 ये क्या है? सर्वाधिक रहा है, सबसे ज्यादा रहा है, सर्वाधिक। और तो ये आपका सर्वाधिक में क्वेश्चन पूछ रहा है आपका न्यूनतम में, तो न्यूनतम में आपके आ जाएंगे 30 डिग्री। क्या है? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपने अगर लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट है। हिंदी या जीके या जीएस? जीके करंट अफेयर्स हैं। करंट अफेयर्स आपके हर सब्जेक्ट से बनते हैं, आप जितने भी करंट पढ़ते हैं वो आपके हर सब्जेक्ट से। अगर आपके एग्रीकल्चर में कोई डेटा लेटेस्ट आया तो आपके एग्रीकल्चर से करंट अफेयर्स आ गया, आपके साइंस से भी करंट अफेयर्स, कुछ नई खोज हुई तो करंट साइंस से करंट आ जाएगा। करंट अफेयर्स का कोई लिमिटेशंस नहीं, मैंने पहले कहा आपके हर सब्जेक्ट से करंट बनता है। करंट सारे सब्जेक्ट का बाप है। अगर आपको करंट अच्छा है इसका मतलब आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी नॉलेज काफी अच्छी है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार का पहला मोम की प्रतिमाओं से सुसज्जित म्यूजियम कौन सा है? आप देख रहे हैं यहाँ जो भी डायग्राम है, महात्मा गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, सबके डायग्राम ये क्या है? ये मोम की बनी हुई है, ये मोम की। मोम म्यूजियम आप मुझे कमेंट में बताइए। सबसे पहले लंदन में एक मोम की म्यूजियम है, उसका नाम क्या है? कमेंट में लिख के बताएंगे। और ये आपको बिहार का मोम म्यूजियम बताना है, कहाँ बना है? दरभंगा में, पटना में, बांका में या फिर मुंगेर में बना है? कमेंट में करके बताइए। हरे राम सर रेडी हो गए नेक्स्ट क्लास के लिए, तो ये मेरा लास्ट क्लास होगा आज की, बाकी कल मिलेंगे अपने ही टाइम पे। आप मुझे इसका आंसर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। हिंदी कब से रिवीजन होगी? ठीक है, सी आंसर आदित्य दे रहे हैं, बी आंसर दे रहे हैं, बी तुषाद। आदित्य का आंसर है तुषाद म्यूजियम जी। तुषाद म्यूजियम है लंदन में। कहाँ है? लंदन में। किसकी म्यूजियम है? वैक्स म्यूजियम है। वैक्स म्यूजियम है जिसमें सारे सेलिब्रिटी का, प्रतिष्ठित व्यक्तियों के क्या है? मूर्तियां रखी गई है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी, पटना में। अगर आपके आंसर पटना में सही है तो क्वेश्चन सही है। तो ठीक है, एक बार कमेंट देख लेती हूँ, सबके सी ऑप्शन है। जी हाँ, मैं बिहार का ही करंट अफेयर्स करवा रही हूँ। ऐसा नहीं है, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कॉमनली पूछ लिए जाते हैं, उस समय आप गए हो कि वाह ये क्वेश्चन तो करवाया ही नहीं। करंट अफेयर्स मैंने पहले ही एक लाइन कहा है, नो लिमिटेशंस। ठीक है, तो अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, हाईटेक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियोज इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अब मैं क्लास को हैंड ओवर करती हूँ हरेराम सर को। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद। चलो पानी उनी पी लो आप लोग आराम से। लगे तो हैं 2-2 3-3, सेव करो उसको। चले आज जो हम बात करेंगे ना ई कृषि पे, पढ़ के आया होगा ना अपने पेपर 2 का लास्ट यूनिट आपका दिया हुआ है ई कृषि। एक बार फटाफट बताओ, सभी को आवाज क्लियर आ रहे हैं? हाँ, तब तक सेव कर रहे हैं आपके लिए पीडीएफ। ये सारे वायर नारो इसको चेंज तो करो, एकदम सब उलझ दिया है बांध करके।
चलिए, टेलीग्राम चैनल पे क्या नेम है? यही हाईटेक क्लासेस के नाम से आएंगे आपका।